हेलो एवरीवन। तो आज रैपिड रिवीजन का एग्जाम है भी, आई डोंट नो कौन सा डे है, बट यस। तो पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर को जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। एंड तो हमने देखा था कि जैसे कि महंगाई है, मार्केट में अगर महंगाई चल रही है या देश में महंगाई चल रही है, तो अगर सप्लाई ज़्यादा है और सॉरी सप्लाई कम है एंड डिमांड ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई को लगता है कि मेरे को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुझे लोन इंटरेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा एंड मुझे लोनेबल फंड्स जो है उसको कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो टूल्स वगैरह आरबीआई इस्तेमाल करती है उसको हमने देखा था, जैसे सीआरआर, एसएलआर, एंड आज हम लोग रेपो रेट वगैरह देखेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट। देखो, आरबीआई 2019 में क्या हुआ कि टू बूस्ट इकोनॉमी आरबीआई ने सीआरआर को 4% रखा। फिर ये कुछ दिन ऐसे ही चला। देन कोरोना वगैरह आया था तो इकोनॉमी बिल्कुल स्थिर हो गई थी, तो उसको बूस्ट करने के लिए इसने 4% सीआरआर रखा। फिर कुछ हुआ मार्च 21 में, तो उसको 3.5% करा, मे बी इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए। देन अगेन 4% रखा गया मई 21 में। देन यूक्रेन रसिया वार शुरू हो गया फरवरी 2022 में टू मई 2022 तक। उसके लिए इकोनॉमी को बूस्ट करना था, तो फिर 5% सीआरआर कर दिया गया। फिर दिसंबर 24 में टू बूस्ट इकोनॉमी फिर से 4%, देन 3% जून 2025 में। तो ये क्यों किया गया था? तो सीआरआर कट फ्रॉम 4% टू 3% इन जून 2023। ये किसका क्या है? तो सीआरआर को कट कर दिया गया था फ्रॉम 4% टू 3%, बट इट विल बी डन इन 4 इंस्टॉलमेंट, कटिंग 0.5% इस टाइम टिल नवंबर 2025। 2025 दिसंबर बैंकर्स विल हैव एक्स्ट्रा 2.5 लाख करोड़ लोनेबल फंड्स। मतलब इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए या फिर इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए आरबीआई सीआरआर का इस्तेमाल करती है। उसके मुताबिक वो कभी कर सीआरआर को 4 पॉइंट से 3, वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से उसको जो सही लगता है ही विल डू इट। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनआईएम, लिक्विडिटी ओवरहैंग एंड 2000 का विड्रॉवल जो हुआ था 2023 में। तो इसका क्या हिस्सा है? तो देखो, पहले क्या हुआ था, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? तो देखो, हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो उसमें मान लो हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड जो हम पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, उसको आगे जो बैंक है, मान लो वो अदानी को लोन में पैसा दे रही है, तो वो अदानी को जो लोन में पैसा देगी उसमें 9% इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कितना होगा डिफरेंस? तो 4% जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एंड ये जो है इन द बैंक का जो प्रॉफिट, मतलब बैंक जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन रखेगी वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इट विल नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी एंड कुछ प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकता है। तो बेसिकली यही है कि मैंने जो पैसा जमा करा एंड आगे जो मेरा पैसा लोनेबल फंड्स में बिजनेसमैन वगैरह को दिया गया, किसी को भी दिया गया, तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो देखो, एंड उसके बाद क्या होता है, हुआ क्या है कि 2023 में आरबीआई ने बोला कि हम जो भी 2000 रुपए का नोट है उसको हम सर्कुलेशन से हटा रहे हैं, एंड जितने भी लोगों के पास 2000 का नोट है वो आके अपना एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो आप एक्सचेंज के उसके बदले 500 या 200 का नोट लेके जाओ, या फिर आप अपने बैंक में ही पड़े रहने दो पैसे को। तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग आ गए 2000 रुपये का नोट कि भाई मेरा तो एक्सचेंज कर, क्योंकि अब सर्कुलेशन से हट रहा है ये। तो क्या हुआ कि जो 2000 के नोट थे उसकी वजह से बैंकों के पास ज़्यादा पैसे आ गए लोन में देने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सब अचानक से आके बैंक में पैसा जमा करने लग गए। तो एंड आगे उस लोन को देने के लिए कोई मतलब बैंक में अगर पैसा है तो बैंक उसमें पैसा थोड़ी रखेगी, उसको तो आगे बढ़ाएगी, उसको लोन में देना है। बट क्योंकि पैसा ज़्यादा हो चुका था तो कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर अडानी को भी पूछा जाए, एग्जाम्पल है ये सब, नॉट रियल अदानी है सब, तो उसने उसको मान लो मेरे पास 2000 रुपये, लेकिन बैंक के पास 2000 रुपये, लेकिन उस अदानी को बोला कि मेरे को 500 ही चाहिए, तो बाकी 1500 का क्या होगा? तो ये सब ओवरहैंग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो बैंक ने डिसाइड करा कि ठीक है, मैं जो लोन पे इंटरेस्ट 7% दे रही थी, अब मैं तुझे 3% पे ही लोन दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि अगर लोन पे इंटरेस्ट कम होएगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, तो लोग बहुत ज़्यादा लोन लेना शुरू करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना शुरू करेंगे, तो डिमांड इंक्रीज होगा, सप्लाई डिक्रीज, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उससे महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब डर आरबीआई को लग रहा था। लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ओवरहैंग। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या करा था, आरबीआई को एक आइडिया सूझा कि दिस प्रॉब्लम कॉज्ड बाय 2000 रुपये का जो मैंने नोट सर्कुलेशन से बंद करा उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मैं जो पहले से देखो, सीआरआर तो परमानेंट है ना, कि आपको जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसका सर्टेन परसेंट आपको लॉक करना पड़ेगा, मान लो 4.5% आपको लॉक करना पड़ेगा, दिस इज दिस। बट जब 2023 की बात है, जब 2000 का नोट सर्कुलेशन से हटाया गया, उस टाइम पे क्या हुआ कि लिक्विडिटी ओवरहैंग की प्रॉब्लम हो रखी थी, तो उसने बोला कि ठीक है, जो भी 2000 का नोट आपके पास आ रहा है, बैंक को बोला कि जो भी 2000 का नोट आपके पास आ रहा है उस मनी पे हम 10% का सीआरआर लगाएंगे। उसको बोला गया इंक्रीमेंटल कैश, उसको बोला गया इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो।
बात वो एक बात हुई, दैट इज़ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई ने बोला कि सीआरआर तो पहले से जो है सो है, लेकिन 2000 का जितने भी पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं, वो जो लिक्विडिटी ओवरहैंग क्रिएट कर रहा है, उस पे आपको 10% सीआरआर लगेगा। मतलब बेसिकली उस आरबीआई इन्फ्लेशन ना बढ़े या फिर अदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसके लिए वो पैसे को लॉक करना चाह रहा था। नेक्स्ट है इकोनॉमी सर्वे 2024, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो देखो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इस डिफरेंस बिटवीन लोन इंटरेस्ट एंड उसको माइनस कर जो डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट से, दैट इज एन NIM ऑफ 3 से 4% इज कंसिडर्ड हेल्दी या गुड फॉर बैंक प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ। जो NIM है वो 3 से 4% ही रहना चाहिए, दैट इज गुड, दैट इज कंसिडर्ड गुड एंड हेल्दी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है, इफ NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है अगर 5% से ज़्यादा है, इट इम्प्लाइज दैट ग्रीडी बैंकर इज exploiting the depositor and or the borrower, equal to not good for financial stability and financial stability of the system। अगर 5% से ज़्यादा है, मान लो मैंने डिपॉजिट करा कुछ पैसे बैंक में, तो वो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 5, मान लो मुझे इंटरेस्ट 4% मिल रहा है, देन बैंक जो आगे लोन में बढ़ा रहा है वो मान लो 25% लोन में दे रहा है अडानी को, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर। इसका मतलब है कि बैंक ग्रीडी है, लालची है बैंक, और इससे फालतू का इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें। 10 हाई NIM जो होता है, इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो ज़्यादा 5% से इज नेगेटिवली को रिलेटेड विद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बट थैंकफुली द NIM ऑफ इंडियन बैंक इज बिलो 5%। फिर इकोनॉमी सर्वे का कहना है कि ये अच्छी बात है कि हमारे जो बैंक है वो वहाँ पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 5% से कम है, एंड दैट इज़ गुड। नेक्स्ट है लिक्विडिटी ओवरहैंग, जैसे हमने देखा पहले भी कि रिफर्स टू सिचुएशन इन द मैंडेटरी पॉलिसी वेयर मनी सप्लाई इज ग्रेटर या हायर देन डिमांड फॉर मनी लोन्स। जब मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा और मुद्रा लोन की मांग कम हो, मतलब वही है कि पैसा जब ज़्यादा हो बैंक में और लोन लेने वाला कोई भी ना हो, मतलब ज़्यादा लोग लोन लेने वाले नहीं हो, तो दैट क्रिएट लिक्विडिटी ओवरहैंग। लिक्विडिटी ओवरहैंग का रिजल्ट क्या होता है? तो लोन इंटरेस्ट रेट बिकम चीपर, देन दिस कुड हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हाई इन्फ्लेशन बिकॉज चीप लोन्स, देन मोर शॉपिंग, देन मोर डिमांड, देन इन्फ्लेशन प्रॉब्लम वर्जन हो जाएगा, लोग सस्ते हो जाए, लोन सस्ते हो जाएंगे और वे महंगाई की समस्या को और जटिल बना देंगे। लिक्विडिटी ओवरहैंग में अकर इन फॉलोइंग सिनेरियोज, किस किस सिनेरियो में हो सकता है? तो पहला, ड्यूरिंग वेरी डोविस इजी मॉनेटरी पॉलिसी, एग्जांपल यूएसए का जो क्वांटिटेटिव ईजिंग QE है रिफर टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द हैंगआउट, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। देन ड्यूरिंग नोट बैन डिमोनेटाइजेशन और विथड्रॉवल ऑफ करेंसी, एग्जांपल 2000 का 2023 में हुआ था, वो भी लिक्विडिटी ओवरहैंग की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल CRR आफ्टर 2000 का विड्रॉवल। 2000 का जब विड्रॉवल हुआ था तो इंक्रीमेंटल CRR लगाया गया था, वो क्या है? एक लाइन में तो वैसे मैं समझा चुकी हूँ, बट फिर भी देखते हैं। आफ्टर 2000 का नोट, 1% ऑफ सच नोट्स कमिंग एज बैंक डिपॉजिट, मीनिंग पब्लिक डिडंट एक्सचेंज 87% 2000 का नोट्स विद अदर नोट्स लाइक 2000, पब्लिक सब सिंपली डिपॉजिट इन देयर बैंक अकाउंट्स। तो देखो क्या आरबीआई ने जब बोला कि भाई सब लोग, क्योंकि मैं 2000 का नोट मार्केट से हटा रहा हूँ सर्कुलेशन से, तो आप जो भी इनके भी पास पैसे हैं आप आइए और एक्सचेंज, या तो एक्सचेंज कराओ या फिर अपने बैंक में पड़े रहने दो। सब लोग आए तो, लेकिन उसमें से 87% लोगों ने बैंक में उस पैसे को रहने दिया है, उसके बदले मतलब 2000 के बदले 500 का नोट लेके नहीं गए, तो इससे लिक्विडिटी ओवरहैंग क्रिएट हो रहा था। तो बट एज वी लर्न इन प्रीवियस सेक्शन, दिस कैन कॉज द लिक्विडिटी ओवरहैंग। इसके लिए सो आरबीआई का केम अप विद इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ICRR, वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात लेके आए जो आरबीआई थे वो। नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल CRR एंड ICRR, तो देखो रेट, नॉर्मल CRR का रेट जो था चल रहा था वो 4% था ऑफ NDTL एज ऑफ 2025 फरवरी को लेकर। ICR क्या था? वट एवर एक्स्ट्रा या एडिशनल डिपॉजिट केम ड्यूरिंग मई 19 टू जुलाई 28 कीप 10% एक्स्ट्रा CRR फ्रॉम इट ड्यूरिंग 12 अगस्त टू 7 अक्टूबर ऑन दोज डिपॉजिट। तो बेसिकली क्या था, ICRR की जो भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट आ रहे थे उस पर 10% वो लगा रहा था, दैट इज इंक्रीमेंटल CRR। 2000 के नोट के चलन हटाने के बाद बैंकों में जो अतिरिक्त राशि जमा हुई उसमें कुछ अतिरिक्त CRR एक अस्थायी समय तक रखना होगा, ऐसा नियम आरबीआई ने लेकर आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बैंक रन सेफ्टी के लिए था, कंट्रोल सप्लाई मनी सप्लाई ये भी था। सॉरी, जो CRR है वो क्यों होता है? तो बैंक रन सेफ्टी के लिए होता है, देन कंट्रोल मनी एंड सप्लाईज के लिए भी होता है। बट ICRR क्यों लगा? इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो टू सक एक्सेस लिक्विडिटी आफ्टर विड्रॉवल ऑफ 2000 एंड टू अवॉइड लिक्विडिटी ओवरहैंग प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, विल आरबीआई पे इंटरेस्ट टू बैंकर्स ऑन दिस? तो आंसर है नो। आरबीआई विल, जो CRR में है, जो नॉर्मल CRR होता है उसमें तो आरबीआई थोड़ी उसमें इंटरेस्ट पे करता है, वी ऑल नो दैट।
बट जो ICRR है इसमें भी बैंकर्स कोई ब्याज रिजर्व बैंक इसको कोई भी ब्याज नहीं दे रहा था। देन जो इंक्रीमेंटल CRR है लॉक्ड 1 ट्रिलियन वर्थ मनी एंड इंक्रीमेंटल CRR वाज टेम्पोररी मेजर फ्रॉम 12 अगस्त टू 7 अक्टूबर 2023। देन ICRR वाज विथड्रॉन एंड मतलब ये टेम्पोररी था तो उसको तो हटना ही था, लेकिन इससे पता चला कि इसमें लगभग 1 ट्रिलियन वर्थ मनी लॉक हुआ था। अर्लियर RBI हैड इशूड ए टेम्पररी ICRR इन 2016-17 आफ्टर डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 और 1000 का नोट। मतलब ये पहले भी हो रखा है, जब 2016-17 में 500 और 1000 का नोट डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब पे, उस टाइम पे भी। अब देखो रेपो रेट समझते हैं, ये रेपो रेट क्या होता है। तो लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो रेपो रेट। ओके, सो मान लो विजय माल्या सर को कोई लोन चाहिए होगा तो वो बैंक के पास जाएंगे, बोलेंगे एक्सिस बैंक मेरे को लोन दो तू। तो एक्सिस बैंक बोलेगा मुझे कुछ कोलेटरल, मेरे पास कुछ गिरवी रखो। तो मान लो विजय माल्या अपना हवाई जहाज़ एक्सिस के पास गिरवी रखेंगे, फिर एक्सिस इसको लोन देगा। सिमिलरली अगर एक्सिस को लोन चाहिए, इस पॉइंट को भूल जाओ, ये अलग है, ठीक है। अब एक्सिस को लोन चाहिए, मान लो एक्सिस को लोन चाहिए तो एक्सिस जाएगा RBI के पास, बोलेगा भाई मेरे को लोन दे। तो बोलेगा RBI बोलेंगे कि तुम्हारे पास क्या गिरवी रखने के लिए, कोलेटरल। तो कुछ कोलेटरल रखेगा, मान लो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे इनको बेचेगा, सेल करेगा एंड तब RBI इसको एक्सिस को लोन देंगे। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो RBI इस पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मान लो जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है 6.50%। ओके, देन इसी दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, क्योंकि ये रीपर्चेज हो रहा है। क्योंकि देखो RBI एक्सिस जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI को बेच रहा है। मान लो 1 जनवरी को उसने बेचा, ये शॉर्ट टर्म लोन है, लोन लिया एंड 14 जनवरी को ऐसा बोला एक्सिस ने कि ये एक अग्रीमेंट है, 14 जनवरी को वापस से मैं अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुमसे खरीद रहा हूँ। तो मान लो 100 रुपये में बेचा गया था और रेपो मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो 6.50% था। तो जब रीपर्चेज हो रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस RBI एक्सिस को दे रही है और एक्सिस अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस से रीपर्चेज कर रही है, तो वो कितने रेट में कर देगी, समथिंग लाइक 106 पॉइंट समथिंग मान लो इतने में। तो बीच में जो RBI को प्रॉफिट हुआ दैट इज रेपो रेट, और दैट इज रेपो इंटरेस्ट रेट जितना RBI ने उस पर लगाया लोन देने के बदले में 6.50%, वो रेपो इंटरेस्ट रेट एंड उसने जो कमाया इज रेपो रेट। यहाँ तक क्लियर हो चीज़ें। तो सिंपल लैंग्वेज में बात बस इतनी है कि रेपो रेट वो रेट है जिस पे RBI बैंक को लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है एंड ये कोई निश्चित रेट नहीं है, कभी ये ज़्यादा हो सकता है 9% मान लो, कभी कुछ हो सकता है, इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन RBI's मॉनेटरी पॉलिसी, वो किस तरह से काम करता है, तो उसकी क्या प्लान्स वगैरह है, उसके हिसाब से काम करेगा। तो सिंपल है कि रेपो रेट वो रेट है जो RBI बैंक्स को देती है लोन, शॉर्ट लोन, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है दैट इज़ रेपो रेट। अब देखो जो रेपो रेट है वो GDP को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो एंड कैसे हेल्प करता है ये भी है। तो पहले तो GDP क्या होता है, क्या इसको हम पिलर 4 में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए GDP क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट is the market value of all the goods and service produced within a country in a given year। एक साल में जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ किसी भी देश में वो GDP होता है, ठीक है। तो देखो तो GDP इतना है, तो मान लो किसी भी ईयर में हमारे पास 136 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, एंड किसी दूसरे ईयर में 146 करोड़ का। तो जिस ईयर में 139 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ और जिस ईयर में 146 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ तो कितना GDP ग्रोथ हुआ। तो आप जो भी प्लस माइनस जो भी है वो करोगे तो 4 से 5% GDP ग्रोथ हुआ। तो लेकिन हम क्या चाहेंगे कि ये 8% GDP बढ़ जाए, 9% बढ़ जाए। तो इसके लिए RBI कैसे हेल्प करती है, तो उसके लिए RBI क्या करेगी कि ठीक है, RBI बोलेगी कि ठीक है भाई लोन सस्ते करा दो, लोन सस्ता होगा। तो मान लो लोन सस्ता हुआ तो लोग कार लोन लेंगे, एग्जाम्पल है कार लोन, और भी लोन ले सकते हैं। कार लोन लिया जाएगा, कार की मांग बढ़ेगी, कार प्रोडक्शन बढ़ेगा, देन जॉब्स एंड ओवर टाइम वगैरह वर्कर करना स्टार्ट कर देंगे, विमल गुटखा ये सब भी बढ़ेगा। तो ये सब भी तो GDP ही है। देखो असल में क्या हुआ कि RBI 2 काम करती है, मतलब 2 काम सौंपा गया। एक तो आप GDP मतलब एक तो आप महंगाई काबू में रखो, जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करो, एंड उसके बाद जो प्रायोरिटी 2 है वो बूस्ट इकोनॉमी एंड बूस्ट जो भी है GDP वगैरह ये सबको देखो। तो RBI को बोला गया कि आप तो देखो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है RBI को तो वो रोज़ थोड़ी देखेगी कि मतलब कि वो रोज़ थोड़ी इन्फ्लेशन देखेगी कि मान लो आज 4 है, कल 5% इन्फ्लेशन है, तो वो रोज़ देखने तो नहीं बैठेगी। तो ये इसके टारगेट दिया है कि 2 से 6% तक आप इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, इससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसी हिसाब से वो RBI देखती है कि ठीक है आज इतना है तो मैं रेपो रेट को कम कर देता हूँ, आज इतना है तो मैं रेपो रेट को बढ़ा देता हूँ ताकि ये इकोनॉमी बूस्ट करे। सो दिस इज़ दिस
दो काम है आरबीआई को, एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, एक इकोनॉमी को बूस्ट करना। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इज फर्स्ट प्रायोरिटी। वो इन्फ्लेशन देखता है उस हिसाब से, मतलब 2 से 6% के बीच इन्फ्लेशन रहना चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। देखो भाई एक बार और समझो। तो देखो मान लो, ठीक है, मान लो एसबीआई में डिपॉजिट है 100 करोड़ डिपॉजिट है, जिसमें से सीआरआर इसको रखना है 3%, मान लो सीआरआर रखना है, ऐसा सीआरआर 3% रखना है, एसएलआर जो इसको रखना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो इसको रखना है वो 18% रखना है। तो टोटल डिपॉजिट आरबीआई में कितना हो जाएगा? 29 करोड़। अब 79 करोड़ भी बहुत ज़्यादा है ना? तो आरबीआई सोचेगी कि मैं इसमें से, ये दोनों अलग रेट है, ठीक है, सीआरआर अलग है, एसएलआर अलग है। अब एसबीआई सोचेगी कि इतने पैसे हैं, अब मैं इसमें से 5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेता हूँ। आप समझ रहे हो? एसएलआर जो होते हैं उसमें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि ये लॉ में लिखा हुआ है, दिस इज़ लॉ, दिस इज़ मैंडेटरी, कि आपको वो करना ही पड़ेगा, 18% आपको लिक्विडिटी रेशियो में लॉक करना ही पड़ेगा। बट दिस इज़ क्योंकि एसबीआई के पास डिपॉजिट ज़्यादा है और उसका मन कर रहा है, उसकी मर्जी, तो वो 5 करोड़ का एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकता है। एंड वो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, वही एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो आगे आरबीआई के पास कोलेट्रल रख के लोन लेता है आरबीआई से। एंड जो लोन लेता है और उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज करती है, दैट इज रेपो रेट। इतना तक क्लियर हो गया। अब एसबीआई आरबीआई से लोन ले रही है एंड आरबीआई जो चार्ज कर रही है इंटरेस्ट, वो रेपो रेट है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ऐसा खेल खेले, जैसे एचडीएफसी है या एक्सिस है या एलआईसी है या एसबीआई है। तो ये सब भी तो एक दूसरे के साथ ये खेल कर सकते हैं कि भाई तू मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले, मेरे को लोन दे, या फिर एसबीआई भी बोल सकता है कि तू मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले, मेरे को लोन दे। तो ये सब जो बैंक खुद में, ये सब जो बैंक खुद में करती है, तो वो उसको बोला जाता है मार्केट रेपो, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट रेपो। आरबीआई अगर अदर बैंक के साथ करे तो दैट इज रेपो रेट, एंड बैंक खुद में आपस में ही ये सब खेल बेल करे तो उसको बोलते हैं मार्केट रेपो। ऑल्सो जो बैंक आपस में ये मार्केट खेलते रहते हैं, मार्केट रेपो वगैरह, इसको आरबीआई कंट्रोल नहीं करती है। आरबीआई बोलती है तुम अपना देख लो, जितना % तुमको रखना है रख लो, आरबीआई इंटरवेन नहीं करती है। अब देखो हमने जो समझा, रेपो रेट वगैरह समझा, क्योंकि रेपो रेट क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये एसएलआर के अलावा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती है, इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बैंक्स, उससे लिया गया लोन है, ठीक है। लेकिन मैं मान लो एक्सिस ने या एसबीआई ने जो एक्स्ट्रा अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के आरबीआई से लोन लिया था, अब उसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, उसको बेच के उसने लोन ले रखा था। अब तो उसके पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन अब भी उसको लोन चाहिए, तो वो क्या करेगा, जो उसके पास एसएलआर कोटा वाला, जो भी उसके पास एसएलआर कोटा है, उसको गिरवी रख के वो लोन लेगा। मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने किसी से लोन लिया, मेरे पास खुद के पैसे थे, मेरे पास गिरवी रखने के लिए मेरे खुद का सामान था, तो मैंने वो अपना सामान गिरवी रखा एंड लोन ले लिया, ओके। लेकिन अब मुझे एक्स्ट्रा लोन की ज़रूरत है, तो मैं अपनी मम्मी का भी सामान गिरवी रख दूँगी, मान लो अपनी मम्मी का भी ज्वेलरी गिरवी रख दूँगी, अब लोन ले रही हूँ। समझ रहे हो, कुछ ऐसा ही। तो एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी बैंक के पास, उसने तो उससे लोन ले लिया, लेकिन अब उसको और लोन चाहिए, तो एसएलआर कोटा वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बिस्किट या जो भी है, जो एसएलआर कोटा में होता है, वो गिरवी रखेगा एंड देन वो आरबीआई से लोन लेगा। तो उसको बोलते हैं एमएसएफ, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। एंड रेपो रेट मान लो 6.25% है, तो जो एमएसएफ होगा इसमें 0.5% आप प्लस कर दोगे, 0.5%, तो वो एमएसएफ आ जाएगा, मतलब 6.50% ये एमएसएफ रेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि एक्स्ट्रा जो सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी था उसको बेचा, देन तब भी उसका लोन लेने की खुजली नहीं कम हुई, तब उसने अपना जो एसएलआर कोटा वाला सिक्योरिटी वगैरह था उसको गिरवी रखा एंड तब उसने लोन लिया। एंड जितना भी रेपो रेट रहेगा उसमें आप प्लस 0.5% ऐड करोगे, तो दैट इज़ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी निकल के आ जाएगा। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तभी उसको बोला जाएगा जब वो एसएलआर कोटा वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख रहा हो। देखो इंटरेस्ट रेट्स ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, तो एक रेपो रेट है। तो रेपो रेट कब आया, तो रेपो रेट जो 2000 में आया था, उससे पहले कुछ और चलता था। एंड देन एमएसएफ कब आया, तो आप पूछोगे तो 2011 में आया, बट ईयर वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर इन एमएसएफ वाले केस में। देन रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, तो आरबीआई के 3 लोग होते हैं और गवर्नमेंट के 3 लोग होते हैं, वो मिलकर रेपो रेट वगैरह डिसाइड करते हैं। देन रेपो रेट कौन बोरो कर सकता है, हु कैन बोरो, तो ऑल क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई के जितने भी क्लाइंट्स हैं, लाइक बैंक, नॉन बैंक, एलआईसी, प्राइमरी डीलर, सब। देन हु कैन बी प्लेस्ड, सॉरी हु कैन बी मैं बोल रही हूँ, व्हाट कैन बी प्लेस्ड, तो जो एसएलआर कोटा के अलावा बैंक के पास कुछ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या ट्रेजरी बिल है, उसको आप गिरवी रख के लोन ले सकते हो।
इट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एसएलआर कोटा वाले का यूज़ करके आप रेपो लोन नहीं ले सकते, समझ रहे हो? एसएलआर कोटा के अलावा जो आपके पास है एक्स्ट्रा जो चीज़ है, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल है, उससे आप लोन लो। एंड सेम इन केस लाइक अब एमएसएफ वाले में कौन से बैंक्स लोन ले सकते हैं, हु कैन बोरो, तो ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो लोन ले सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं वो लोन ले सकते हैं। अदर देन दैट ये आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि आरबीआई किसको देना चाहे, बट बेसिकली शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबी ये एमएसएफ वाला लोन ले सकते हैं। देन व्हाट कैन बी प्लेस्ड, एमएसएफ में क्या प्लेस किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉरी एसएलआर कोटा वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो इन थ्योरी क्या होता है कि आरबीआई को हाउ विल आरबीआई कंट्रोल द इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ना है तो लोन ब्याज की तरह महंगी करवा दो, ऐसा आरबीआई का सोच है। तो देखो क्या होता है कि अगर एसबीआई में कोई भी डिपॉजिट नहीं कर रहा है, कोई भी इंसान डिपॉजिट नहीं कर रहा है, लेकिन एसबीआई फिर भी बोल रहा है कि मेरे को तो अपना बैंक चलाना है, मैं तो अपना बैंक बंद नहीं करूँगा, उसकी ये सोच है। तो वो क्या करेगा, आरबीआई से लोन लेगा। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है भाई मैं तेरे को 7% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा हूँ। तो एसबीआई बोलेगा कि ठीक है मेरे को 7% पे तू लोन दे दे। तो उस एसबीआई को ये भी चाहिए कि उसका जो नेट प्रॉफिट रहे वो उस 7% रहे उसका। तो नेट मार्जिन जो प्रॉफिट रहे उसका वो 7% रहे। तो वो क्या करेगा, नीचे उसके पास जो पैसे आएंगे वो नीचे जो लोन घुमाएगा उसमें भी वो उसमें वो 14% इंटरेस्ट लगाएगा। तो हुआ ना, इस इनमें से आप 7% माइनस करोगे तो 7% प्रॉफिट हुआ एसबीआई का। तो सिमिलरली अगर आरबीआई का है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे मार्केट से पैसा को चूसना है, तो वो क्या करेगा, जो भी वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। मतलब एसबीआई को पहले जो 7% पे लोन दे रहा था उसे अब बढ़ा के 13% कर देगा। लेकिन एसबीआई तो यही है ना कि उसको 7% अपना प्रॉफिट चाहिए। तो आगे जो लोन बढ़ाएगा वो 20% इंटरेस्ट पे लोन देगा। आगे वो 20% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है तो सब लोग तो मतलब हेजिटेट करेंगे ना कि मुझे इतने परसेंटेज पे इंटरेस्ट पे लोन नहीं लेना है। एंड फिर लोग शॉपिंग कम करेंगे, फिर इस तरह चीज़ें समझ आगे बढ़ेंगी। थ्योरेटिकली ये है, लेकिन मतलब रियल लाइफ में ऐसा मुश्किल से ही होता होगा शायद, बट थ्योरेटिकली कि कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, तो वी कैन राइट एंड आंसर दीज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द, मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हम एडजस्ट करके आंसर दे सकते हैं। देखो एक चीज़ है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है या फिर आरबीआई का जो काम है वो क्या है, महंगाई को कंट्रोल करना। वो महंगाई को 6% से ज़्यादा नहीं होने दे सकता है, उसकी ये जिम्मेदारी है पर्सनली। वो क्या करता है, टू फाइट इन्फ्लेशन, वो क्या करता है, जो कंजम्पशन है एंड कंजम्पशन को कम करता है या फिर लोन महंगे कर देता है, रेपो रेट बढ़ा देगा सीआरआर एसएलआर के साथ, मतलब उसको चेंज कर देगा। तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा एंड देन तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगी। प्रैक्टिकली तो यही होता है, थ्योरेटिकली तो यही है ना। तो जब ऐसा करता है आरबीआई, सीआरआर को कम बढ़ा दे या एसएलआर को बढ़ा दे या रेपो रेट इंक्रीज कर दे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी एंड या फिर टाइट या फिर डियर या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि वो बेसिकली टाइट कर रहा है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस ला रहा है, उसको टाइट कर रहा है। सो दैट इज दिस। तो ये करता कौन है, तो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो करती है। एंड ये हर 2 महीने पे अपडेट होते रहता है कि हर 2 महीने पे वो लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या सब चीज़ें चेंज करनी है। लेकिन देखो 6% से महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो है कि 2% से कम भी नहीं होनी चाहिए महंगाई। अगर इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, अगर सब कुछ ज़्यादा सस्ता हो गया तो वो भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। मान लो महंगाई 2% से कम हो गई तो वो एक अलग टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लो कि प्याज या अनियन जो है 5 रुपये केजी हो गया, ठीक है। एंड तो किसान क्या बोलेगा कि भाई मेरे को तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा है इसमें, मैं क्यों प्याज की खेती करूँ। फिर वो वो अपने जो उसके साथ जो काम कर रहे होंगे अदर लेबर्स वगैरह, उसको बोलेगा कि भाई मैं तो खुद ही ऑनियन की खेती नहीं कर रहा, तू भी यहाँ से निकल। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा। तो उसके लिए मतलब महंगाई बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सस्ते सामान भी नहीं मिलने चाहिए। तो फाइट डिफ्लेशन, मतलब इसके लिए टू फाइट डिफ्लेशन, इसके लिए आरबीआई क्या करता है, तो इनकरेज कंजप्शन करेगा, लोन्स को चीपर बनाएगा। तो अगर वो लोन्स को चीपर बनाने के लिए क्या करेगा, सीआरआर एसएलआर रेपो रेट को कम करेगा। इससे क्या होगा कि लोनेबल फंड्स बढ़ जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो इस तरह की पॉलिसी को क्या बोला जाता है, जब आप बहुत ज़्यादा जब सामान सस्ते डिफ्लेशन हो तो उससे निपटने के लिए जो आप अपना मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं उसको बोलते हैं एक्सपांशनरी या फिर ईजी या फिर चीप या फिर डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। देखो आरबीआई का पहला काम क्या है, पहले तो उसको है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। बाकी उसकी प्रायोरिटी पहली यही है कि उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। बाकी जीडीपी ग्रोथ वगैरह उसकी सेकंड प्रायोरिटी है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा तब वो जीडीपी ग्रोथ वगैरह के बारे में सोचेगा। तो ऐसा है ना कि अगर मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो ठीक है, ऐसा बोला जाएगा कि हम लोन को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत बुरा होगा जो भी होगा क्योंकि लोन जैसे एक्सपेंसिव होगा तो लोगों के पास मनी सप्लाई डिक्रीज होएगा, लोग शॉपिंग नहीं करेंगे तो फिर प्रोडक्शन नहीं होएगा उतनी।
जॉब लॉस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जीडीपी बुरी तरह से इफेक्ट होएगा। तो दूसरी साइड बोला जाएगा ठीक है लोन को बहुत चीप कर देते हैं। तो जैसे ही लोन बहुत चीप होएगा, लोगों के पास मनी सप्लाई इंक्रीज होएगा। लोगों के पास जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होएगा, लोग ज़्यादा शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो डिमांड से मतलब सप्लाई उतनी नहीं रहेगी और डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो फिर भी तो महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ जाएगा। सो इट्स बेटर कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से सब कुछ कंट्रोल या बैलेंस करने का ट्राई करता है। एंड उसका यही प्रायोरिटी है कि उसको इन्फ्लेशन को 2 से 6% तक के बीच में रखना होता है। ना 2% से नीचे जाना चाहिए, ना 6% से ज़्यादा जाना चाहिए। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल्स में हम लोग देख रहे थे रेट, एंड उस पर देख रहे थे रेपो रेट। तो ये LAF क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी। तो ये सिमिलरली रेपो रेट की ही तरह है, मतलब रेपो रेट ही है, बस नाम इसको थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया गया है। तो देखो, द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI lends शॉर्ट टर्म इज अ मेन कीवर्ड, शॉर्ट टर्म लोन्स टू इट्स क्लाइंट्स कीपिंग देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल। रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को लघु अवधि के ऋण देता है, उस पर लागू ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। सिमिलरली है, सब सिमिलरली है। ग्राहक ने अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को रिजर्व बैंक में गिरवी रखना पड़ता है, तब उसको जो शॉर्ट टर्म लोन मिलता है, मतलब बेसिकली 1 to 14 डेज के अंदर यू हैव टू रिटर्न ऑल द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो क्लाइंट्स इंटर इनटू अग्रीमेंट विद RBI टू रीपर्चेज देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट अ फ्यूचर डेट एट अ हायर प्री डिटरमाइंड प्राइस। जो पहले से प्राइस फिक्स्ड होता है, पहले से उस पर दिया जाता है। बैंक्स कांट प्लेस देयर SLR कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो रेपो रेट में जो उनको लोन मिलता है, वहाँ पे वो SLR कोटा वाला गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं प्लेस कर सकते, कोलेट्रल नहीं रख सकते वहाँ पे। रेपो ऑल्सो कॉल्ड रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। रेपो को रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है। रेपो रेट इज आवर पॉलिसी रेट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। RBI का जो रेपो रेट है वो पॉलिसी रेट है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। तो इसमें ही एक टर्म होता है कि LTRO। तो वो क्या होता है, तो बेसिकली नथिंग, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ये है कि रेपो रेट के तहत जो लोन दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म लोन होता है। 1 to 40 डेज के अंदर यू हैव टू रिटर्न दिस टू RBI। बट जो ये LTRO है वो लॉन्ग टर्म लोन है, मतलब बेसिकली किसी को 1 साल या 2 साल या 3 साल या उससे ज़्यादा का लोन चाहिए तो वो इस पोर्टल के तहत लोन ले सकता है। अदर देन दैट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो, रेपो क्या होता है, RBI lends शॉर्ट टर्म लोन्स इट्स क्लाइंट्स या डिमांड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल एज कोलेट्रल। आई हैव नॉट मेंशन ट्रेजरी बिल समथिंग, ओके। मार्केट रेपो क्या होता है, तो प्लेयर्स जो होता है अदर देन RBI सच एज बैंक या NBFC लोनिंग शॉर्ट मनी टू अदर बैंक्स, NBFC या कॉर्पोरेट कंपनीज एंड डिमांडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मतलब मार्केट रेपो में क्या होता है, सिमिलरली एज रेपो, नॉट सिमिलरली, लेकिन रेपो रेट में RBI प्लेयर होता है एंड और जो अदर बैंक्स होते हैं वो उनसे लोन लेता है। बट मार्केट रेपो में क्या होता है, बैंक एक दूसरे के साथ ही कोलेट्रल एंड लोनिंग वाला गेम खेलते रहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल या शेयर या बॉन्ड जो कमर्शियल पेपर है, ये सब जो है एज कोलेट्रल। व्हाट डू दिस टर्म्स मीन, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो कोरोना के टाइम पे ना RBI ने कुछ विंडोज ओपन करे थे, बेसिकली ये लोन देने के लिए विंडोज है, बट देयर समथिंग डिफरेंट थिंग्स। तो देखो, तो ये क्या है, तो ये ऑल बैंक्स को लोन दे सकता है, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन था। एंड और ये इससे जो लोन जाएगा वो NBFC की मदद के लिए जाएगा। ये ओनली जो था वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए था, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो एंटिटीज़ थे उनके लिए था। फिर ऑन टॉप लिक्विडिटी विंडोज़, तो ये ऑल बैंक के लिए था, जिसमें से कॉन्टैक्ट इंसेंटिव सेक्टर्स थे। फिर हेल्थ केयर को लोन जाने वाला था। फिर AIFI जो था वो नाबार्ड, SIDBI, EXIM या NHB, इन सब को लोन जाने वाला था। इसमें इफ बैंकर परफॉर्म वेल इन दिस विंडो देन RBI टू रिवॉर्ड देम विथ हायर रिवर्स रेपो। छोटी सी बात है कि कोरोना के टाइम पे RBI ने बहुत सारे विंडोज़ ओपन करे थे और वो उन सब का मकसद लोन ही देना था, बट इट्स लाइक कोई शॉर्ट लोन था, कोई टारगेटेड था कि आप इसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो या इसी बैंक को आप दे सकते हो या इसी हेल्थ केयर में या इसी सेक्टर में या इसी बैंक में, तो वो सब टारगेटेड था। वी विल नॉट वेस्ट टाइम लर्निंग ऑल दोज थिंग्स, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर कभी लिखने का मीन्स वगैरह में मौका आ गया तो यू विल मेंशन दिस LTRO एंड TLTRO, सो इट विल गिव यू थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट। अदर देन दैट वी विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन ऑल दिस। अब देखो, रेपो रेट तो हम समझ गए, अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, 1 मिनट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो इसमें उल्टा होता है। उल्टा तो कैसे उल्टा, देखो मान लो मैं ये डिपॉजिटर हूँ, ठीक है, मेरे पास पैसा है, मैं जाऊँगी SBI को बोलूँगी भाई तू मेरा पैसा रख एंड मेरे को जो भी इंटरेस्ट होगा मेरे को दे देना। तो मान लो ये मुझे इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, सिंपल सी ज़िंदगी चल रही है। बट अगर बैंक क्लाइंट है, ओके, बैंक के पास बहुत सारा डिपॉजिट है एंड इसके पास बहुत सारा सरप्लस डिपॉजिट है, तो ये अपना पैसा कहाँ रखे, तो ये RBI के पास जाएगा, बोलेगा RBI तू मेरा पैसा रखो, ये मेरे पास ज़्यादा पैसा हो गया है। तो RBI बोला कि हाँ बिल्कुल मैं तो रख लूँगा। तो RBI इसका पैसा लेगा क्योंकि इसके पास सरप्लस डिपॉजिट था, SBI के पास सरप्लस डिपॉजिट था, तो RBI उसका पैसा रखेगा एंड उसको इंटरेस्ट पे करेगा। मान लो मतलब 3.35% उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो एंड उसके बदले RBI यहाँ पे अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी
प्लेज करेगा, यहाँ पे कोलेटरल रखेगा। मतलब एसबीआई इसको पैसा दे रहा है रखने के लिए और आरबीआई अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को दे रहा है। मतलब उल्टा खेल हो रहा है, रेपो रेट से बिल्कुल उल्टा खेल हो रहा है। रेपो रेट में एसबीआई जाती थी लोन लेने के लिए आरबीआई से, ठीक है। बट यहाँ पे है कि एसबीआई जा रही है खुद के पास, उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए तो उसको वो रखने जा रही है आरबीआई के पास। बेसिकली इस तरह समझो कि लोन है। आरबीआई बेगर थोड़ी है, आरबीआई भिखमंगा थोड़ी है जो उसके पास पैसे की कमी होगी। इट्स जस्ट कि ये रूल है। आरबीआई हर हेल्प करने के लिए बैंक को हर तरह का विंडोज़ ओपन करके रखा हुआ है। आरबीआई के पास पैसे की थोड़ी कमी है जो वो बैंक से लोन लेगा, बट इट्स लाइक कि विंडो है ये। अब एक ही बैंक थोड़ी, एक्सिस भी है, एचडीएफसी, विविध अलग तरह के बैंक है, तो सबका डिमांड अलग होता है ना। तो किसी को लोन चाहिए, किसी के पास सरप्लस पैसा है तो उसको जमा करना हो, वो सब चीज़ें हैं। तो रिवर्स रेपो में क्या होता है कि जो बैंक्स के पास सरप्लस पैसा है वो आरबीआई में जाके जमा करता है, आरबीआई उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्लेज करती है एंड इंटरेस्ट पे करती है। तो क्या है, इट इज इंटरेस्ट रेट दैट क्लाइंट्स अर्न व्हेन पार्किंग देयर सरप्लस फंड्स विथ आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड टू अर्न इंटरेस्ट। ग्राहक अपना अतिरिक्त धन रिजर्व बैंक में लघु अवधि के लिए जमा कर जो ब्याज दर कमाते हैं उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। देन है मैकेनिज्म जो इसका है सिमिलर टू रेपो रेट जो है, आरबीआई गिव्स इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल टू क्लाइंट। आरबीआई का क्लाइंट हम लोग नहीं है, जो नॉर्मल पीपल है वो आरबीआई का क्लाइंट थोड़ी होगा। ऑलवेज रिमेंबर, आरबीआई के जो क्लाइंट होंगे वो बैंक्स होंगे। डोंट कंफ्यूज विद नॉर्मल पीपल कि हम भी जाएंगे और आरबीआई को बोलेंगे भाई तू रख ले मेरा, तो वो थोड़ी रखेगा। रिवर्स रेपो इक्वल टू जो होता है वो रेपो माइनस X%। अब देखो एक तो फिक्स रिवर्स रेपो रेट है। एक मिनट भाई, ओके। तो एक तो फिक्स रिवर्स रेपो रेट होता है कि आरबीआई बोलेगा कि तेरे पास सरप्लस पैसा है तो मैं तो रखूंगा, लेकिन मेरी मर्जी चलेगी, मैं जितना बोलूँगा उतना ही इंटरेस्ट मैं तेरे को पे करूँगा। तो ये फिक्स है, तो बैंक कुछ नहीं बोलेगा, उसको आरबीआई की सुननी पड़ेगी। बट वेरिएबल रेट्स रिवर्स रेपो में क्या होता है कि इट विल डिपेंड ऑन बैंक्स। क्योंकि देखो अब बहुत सारे बैंक्स के पास सरप्लस पैसा है तो आरबीआई अपना फ़ायदा देखेगा ना। मान लो 4 बैंक्स हैं, ठीक है, और सबके पास सरप्लस पैसा है और सब बोल रहा है कि आरबीआई तुम मेरा पैसा रख लो और मुझे इंटरेस्ट पे करो। तो इन चारों बैंक में से जो सबसे कम डिमांड करेगा कि मुझे तुम मतलब 2% भी अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तब भी मैं अपना पैसा तुम्हारे पास रखने के लिए तैयार हूँ। एंड इस तरह से जो है सारा बैंक अपना मतलब बहुत सारा जब बैंक आ जाएगा तो जो भी कम इंटरेस्ट पे मान जाएगा आरबीआई उसका पैसा अपने पास रखेगा। तो दैट इज़ अ वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट थोड़ा बहुत जानने के लिए टिल गुड। देखो नॉर्मल या फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है फिक्स्ड बाय आरबीआई। एग्जांपल ले लो कि 3-5% ये फिक्स है, कुछ नहीं सुना जाएगा इधर उधर। लेकिन वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो में क्या होता है कि वेरीज चेंजेस डिपेंडिंग द ऑक्शन या बिड्स मेड बाय क्लाइंट्स। एंड फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो व्हेन आरबीआई वांट्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई। दोनों का ऑब्जेक्टिव यही है कि जब मनी सप्लाई को कम करना है तो वो ये सब खेल खेलता है। कैन आरबीआई रिजेक्ट क्लाइंट्स इन दिस विंडो? यस, आरबीआई का मन है, मन मर्जी है उसकी, वो लेना चाहे तो ले, ना लेना चाहे तो ना ले। आरबीआई भिखमंगा थोड़ी है कि उसके पास पैसे की कमी थोड़ी है जो बैंक्स को बोलेगा कि तू अपना पैसा मेरे पास रख, उसकी मर्जी है। तो वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट इज ए स्पेशल मेथड थ्रू आरबीआई कंडक्ट्स रिवर्स रेपो रेट डील्स विद क्लाइंट्स वाया ऑक्शन। सो एग्जैक्ट परसेंटेज इज नॉट फिक्स बिकॉज डिमांड पे डिपेंड करता है, ऑक्शन पे डिपेंड करता है कि कितना कैसा रेट होगा। आरबीआई कंडक्ट वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट ऑपरेशन ड्यूरिंग 2023 में। सो टर्म ये 2023 में आरबीआई ने शुरू करा था। देखो एक मिनट, तो क्या हुआ कोरोना के टाइम पे रिवर्स रेपो रेट में रेट कट कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ, तो पहले आरबीआई जो पॉलिसी थी आरबीआई की, तो उसकी पॉलिसी थी कि जितना भी मान लो 4.35% रेपो रेट है तो उसका माइनस 0.25% जो भी होगा वो रिवर्स रेपो रेट होगा। ये सब फॉर्मूला चलती थी। बट कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि कोरोना के टाइम पे लोग उतना लोन लेने आ नहीं रहे थे, तो बैंकर्स यही सोचेगा ना कि कोई भी उतना लोन लेने नहीं आ रहा है तो मेरे पास जो सरप्लस पैसा है मैं आरबीआई के पास रख देता हूँ और आरबीआई मुझे इंटरेस्ट पे करेगा और मैं घर पे बैठ के आराम से एंजॉय करूँगा, ऐसा बैंक सोचेगा। तो आरबीआई को लगा कि अगर मैं ऐसे हाई इंटरेस्ट पे करता रहूँगा और ये लोग कुछ भी मेहनत नहीं करेंगे, लोन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे और सारा सरप्लस पैसा मेरे पास ही आके जमा करेंगे तो मेरा तो नुकसान होएगा। तो इसने कहा कि देखो ये जो रिलेशन था हम लोग के बीच में, हम लोग उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये जो रेपो रेट जितना भी होएगा 0.225 वाला फार्मूला को हम एंड करते हैं और मैं एक फिक्स्ड रिवर्स रेपो रख देता हूँ 3-5%, इतना ही इंटरेस्ट मैं तुम्हें पे करूँगा। तो एसबीआई का तो चढ़ा उतर ही जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली इतना कम में तो वो क्या करेगा, तब वो काम करना शुरू करेगा, आगे वो लोन बढ़ाएगा। क्योंकि देखो जनता भी तो, जो पब्लिक है, अपना भी पैसा तो उसने डिपॉजिट कर रखा होगा, तो उस पर एसबीआई को भी तो इंटरेस्ट पे करना है। मान लो 3% या जो भी है, तो उसको इक्वल करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो फिर लोन घुमाएगा और काम करना शुरू करेगा। तो ये बात थी। कोरोना लेट इकोनॉमी स्लो डाउन, देन लोन डिमांड जो है वो डिक्रीज हुआ। बैंक्स पार्किंग दियर एक्सेस फंड्स एंड देन इन आरबीआई टू अर्न इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स रेपो रेट। कोरोना महामारी के दौरान बैंक वाले अपना अतिरिक्त धन रिजर्व बैंक में डाल के बैठे बिठाए ब्याज कमा रहे थे, तो ग्राहकों में लोन का पैसा घुमाने की मेहनत नहीं कर रहे थे।
तो बाई 2020 मार्च बैंक्स पार्क्ड लगभग 3 लाख करोड़ इन आरबीआई इन रिवर्स रेपो रेट। 3 लाख करोड़ पैसा बैंक्स ने आरबीआई के साथ रखा था। सो आरबीआई हैज रिड्यूस्ड द रिवर्स रेपो रेट टू 3.35% टू डिस्करेज सच ऑफ बैंक्स। इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट टू रिवर्स रेपो रिडक्शन, इसका क्या हुआ बेनिफिट? तो इफ एसबीआई ऑफर 9% फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट टू डिपॉजिटर्स एंड पार्क्स इन द आरबीआई रिवर्स रेपो रेट 3.35%, देन एसबीआई को एक्चुअली में लॉस होगा। तो ये फायदा हुआ। तो सो आरबीआई होप एसबीआई विल नाउ बी फोर्स्ड टू गिव लोन्स इन अ प्रोएक्टिव मैनर। मतलब वो आलसी पना छोड़ के और काम करेगा, लोन देने का प्रयास करेगा। ये नहीं कि बस मेरे पास पैसा रख के और इंटरेस्ट कमा के घर बैठ जाओ, ऐसा नहीं। वो अपना देखो। अब हम एसडीएफ के बारे में जानेंगे। तो ये बेसिकली रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, रिवर्स रेपो में क्या होता था? रिवर्स रेपो में अगर सरप्लस पैसा किसी बैंक के पास है तो वो बैंक जाता था आरबीआई के पास, बोलता था भाई तू मेरा रख पैसा और मुझे इंटरेस्ट देना। तो रिवर्स रेपो में आरबीआई जो इसका पैसा रखता था और उसको इंटरेस्ट पे करता था, आरबीआई उसके बदले में कोलेट्रल रखता था, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, वो कोलेट्रल रखता था बैंक के पास। बट एसडीएफ में ऐसा होता है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ऐसा होता है कि बैंक तो जाता है आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करने, बट बदले में बैंक जो आरबीआई होता है कोई भी कोलेट्रल नहीं रखता है, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखता है, एक्सेस को नहीं देता है। तो ये डिफरेंस है एक रिवर्स रेपो रेट में एंड एसडीएफ में। दोनों काम तो वही हुआ कि गंगाधर ही शक्तिमानी गंगाधर, बट इट्स लाइक थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि आरबीआई को अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी भी बैंक के पास नहीं रखना होता है, और रिवर्स रेपो में बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो अप्रूव नहीं होगा। 2013 में उर्जित पटेल कमेटी और मॉनेटरी पॉलिसी प्रपोज्ड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। 13 में उर्जित पटेल कमेटी ने ऐसा बनाया था। देन है एसडीएफ जो है एसडीएफ, क्लाइंट्स पार्क डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन आरबीआई पेज देम इंटरेस्ट एंड आरबीआई डजंट गिव एनी कोलेट्रल अनलाइक इन रिवर्स रेपो। मतलब वही बात है जो मैंने बोला था। तो एसडीएफ का बेनिफिट क्या होगा? टू कम्बैट इन्फ्लेशन आरबीआई कैन सक एक्स्ट्रा मनी सप्लाई वाया एसडीएफ विंडो। जो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई है उसको सक कर लेगा। देन आरबीआई विल नॉट हैव टू प्लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेट्रल टू क्लाइंट्स। सेम ही बात है। 2018 में आरबीआई एक्ट अमेंडेड टू ऐड एसडीएफ फैकल्टी। रिजर्व बैंक में कानून सुधार किया गया 2018 में। देन अप्रैल 2022 में आरबीआई लॉन्च्ड एसडीएफ एंड आरबीआई आल्सो चेंज्ड इन पॉलिसी कॉरिडोर। उसने कुछ करा होगा चेंज 2022 में। अब देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, सीमांत स्थायी सुविधा। तो ये क्या होता है? वैसे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल ये है एमएसएफ इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स विद देयर एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेट्रल्स। ऐसी खास खिड़की जहां से रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित या वाणिज्यिक बैंकों या तथा क्षेत्रीय बैंकों को उन बैंकों के एसएलआर कोटा की प्रतिभूतियों को गिरवी लेकर रिजर्व बैंक उन्हें लघु अवधि का कर्ज देता है। भाई सेम ही है। देखो एमएसएफ वो होता है जिसमें आप एसएलआर कोटा में जो आप अपना पैसा डिपॉजिट एसएलआर कोटा में जो आप पैसा लॉक रहता है बैंक का, उसको आप गिरवी रख के आरबीआई के पास से पैसा बोरो करते हो। आप नहीं, मतलब बैंक्स जो अपना एसएलआर कोटा वाला कोलेट्रल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मर्जी आरबीआई को गिरवी रख के वहाँ से आरबीआई से पैसा लेता है, पैसा बोरो करता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो एमएसएफ हायर देन रेपो रेट होता है। रेपो रेट जो भी रहेगा उसका 0.25% ज़्यादा एमएसएफ रहेगा। देन है व्हाट इज़ बैंक रेट। तो बेसिकली मतलब सब सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ। देखो पहले तो बैंक रेट इंट्रोड्यूस कब किया गया? तो आरबीआई एक्ट 9 में ही बैंक रेट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। एमएसएफ को कब इंट्रोड्यूस किया? तो 2000 में। रेपो रेट कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो 2000 में। व्हाट इज़ द रेट? तो क्या है? तो सिंस 2012 बैंक रेट जो होता है इक्वल टू एमएसएफ। 2012 मतलब 2012 से बैंक रेट जो होगा वो एमएसएफ रेट होगा। तो एमएसएफ रेट क्या है? तो एमएसएफ जो होता है वो रेपो रेट जितना होता है उसका x%, रेपो रेट प्लस x%, मतलब रेपो रेट में x% जोड़ोगे तो एमएसएफ रेट आ जाएगा। तो रेपो रेट कितने परसेंट होता है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि रेपो रेट कितना होएगा। देन है हु कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो जो बैंक रेट है और एमएसएफ है वो ओनली बैंक्स ही बोरो कर सकते हैं आरबीआई से। बट जो रेपो रेट है वो आरबीआई को ऑल क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई, जैसे कि बैंक है, नॉन बैंक भी, यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, सारा सब लोग ही रेपो रेट के थ्रू आरबीआई से मनी बोरो कर सकते हैं। कोलेट्रल रिक्वायर्ड। तो
ठीक है। बैंक रेट में जो है वो ठीक है, उसमें रिक्वायर हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, ये डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। एमएसएफ में तो एमएसएफ में बैंक कैन प्लेस सिक्योरिटी फ्रॉम इट्स एसएलआर कोटा, तो एसएलआर कोटा में से यस आपको रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी को प्लेस करना पड़ेगा। एंड रेपो रेट में आपको यस उसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ये सब भी आपको प्लेस करना पड़ेगा, बट वही है कि एसएलआर कोटा से नहीं होना चाहिए, वो आपका अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है लोन ड्यूरेशन क्या होता है। तो बैंक रेट जो होता है उसका लोन ड्यूरेशन जो होता है वो लॉन्गर देन रेपो रेट। देन बाकी जो एमएसएफ है और रेपो रेट है वो एक बेसिकली शॉर्ट टर्म यूजुअली लोन होता है, या ओवरनाइट, ये ओवरनाइट से लेके 14 डेज तक के बीच का होता है। प्राइमरी यूटिलिटी क्या है इन सब का। तो नाउअडेज बैंक रेट जो है वो बेसिकली पेनल्टी वगैरह या इरेंट बैंक्स वगैरह पे ये होता है। एमएसएफ जो है वो इमरजेंसी बोरोइंग बाय बैंक है यूजिंग दियर सिक्योरिटीज़ फ्रॉम एसएलआर कोटा सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। इमरजेंसी बाइंग है एमएसएफ के थ्रू। देन रेपो रेट के थ्रू शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय ऑल क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई। और जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है कि एमएसएफ वाले में आरबीआई से पैसे कौन ले सकता है, तो ओनली बैंक ही एमएसएफ वाले कोटे में ऐसे बोरो कर सकते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 बैंक्स रेट इज द स्टैंडर्ड रेट एट विच आरबीआई बाइज और रीडिस्काउंट फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स। एनसीईआरटी के अनुसार ये डिफिनीशन दिया हुआ है। रीडिस्काउंटिंग मतलब बेसिकली वही रेपो वाला गेम है। आरबीआई जो है कुछ सर्टेन प्राइस पे बाय करता है, देन उसको रीसेल करता है जहाँ पे वो प्राइस ज़्यादा हो। बट सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ रेपो रेट इन द 2000 द बैंक रेट हैज़ become a doormat tool not frequently used by RBI for lending or by banks for borrowing। जब से ये रेपो रेट इंट्रोड्यूस हुआ है तो बैंक रेट को आरबीआई उतना भाव नहीं देता है, तो ये बेसिकली वैसा बन गया है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सो रेफरेंस बुक या वेबसाइट में जो है वो डिफर इन इट्स ऑपरेशनल स्टेटस। कुछ किताबों में अलग चीज़ें भी दी हुई है, जैसे कि बैंक रेट रिक्वायर्स नो कोलेट्रल एंड इज मींट फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। देन बैंक रेट एक्सेप्ट कोलेट्रल विच कैन बी बोथ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल एज वेल एज प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोलेट्रल रिक्वायर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इन रियल एग्जाम इट डिपेंड्स ऑन विच बुक और वेब सोर्स द एग्जामिनर हैज़ कॉपीड द स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक अ जजमेंट कॉल इन टेकिंग द आंसर। सो अपने हिसाब से देख लेना जब भी क्वेश्चन आए तो। अब देखो एमएसएफ रेपो वर्सेस रिवर्स रेपो वर्सेस एसडीएफ। तो ये क्या है, मतलब 2020 का है, तो एमएसएफ रेट उस टाइम पे था रेपो रेट प्लस 0.25%। तो रेपो रेट था 5.5%, तो उसमें 0.25% ऐड करोगे तो 0.75% आ जाएगा। फिर एसडीएफ रेपो माइनस 0.25%, मतलब रेपो बीच में है। अगर एमएसएफ आपको निकालना है, आपको रेपो रेट पता है और एमएसएफ रेट निकालना है, तो रेपो में आप 0.5% जोड़ दो, और अगर एसडीएफ रेट निकालना है तो एमएसएफ में से आप 0.5% माइनस कर दो। एंड रिवर्स रेपो तो वो फिक्स ही है, रिवर्स रेपो 3.35% फिक्स रिवर्स रेपो, ये तो फिक्स ही रहता है, तो इसको ये रेपो रेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर लेंडर कौन है, तो आरबीआई एमएसएफ का लेंडर है, रेपो रेट का भी आरबीआई ही है। एसडीएफ है बैंक्स प्लस सम एनबीएफसीज। एमएसएफ में क्या होता है कि बैंक आरबीआई अपना सामान रखता है गिरवी, कोलेटरल बैंक को देना पड़ता है, बट एसडीएफ वगैरह में क्या होता है कि बैंक देता है कोलेटरल वगैरह। रिवर्स रेपो रेट में इसमें बैंक, एनबीएफसीज, ये सब लेंडर है। चाहे बोरोवर कौन है, तो एमएसएफ वाले विंडो में ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड आरआरबी ही बोरोवर हो सकते हैं। बाकी जो रेपो वाले विंडो में बैंक्स हो सकते हैं, प्लस एनबीएफसीज हो सकते हैं, प्लस प्राइमरी डीलर्स भी हो सकते हैं। देन एसडीएफ वाले में सिर्फ आरबीआई ही बोरोवर हो सकता है। रिवर्स रेपो में भी सिर्फ आरबीआई ही बोरोवर हो सकता है। बोरोवर नीड टू गिव कोलेट्रल, जो बोरोवर होता है वो तो एमएसएफ वाले में कोटे में या जो बोरोवर होता है उसको कोलेट्रल देना पड़ता है। रेपो वाले में भी रेपो वाले में भी आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, बट एसडीएफ वाले में नॉट रिक्वायर्ड, कोलेट्रल रिक्वायर्ड नहीं होता है। देन रिवर्स रेपो में भी आपको कोलेट्रल। फैकल्टी अवेलेबल एट डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट होगा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये है एमएसएफ में। देन यहाँ पे जो है रेपो रेट में आरबीआई का डिस्क्रिप्शन चलेगा। देन जो क्या एसडीएफ में क्लाइंट प्लस जो क्लाइंट जो होंगे बैंक प्लस सम एनबीएफसीज, उनकी मर्जी चलेगी एसडीएफ वाले में। जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें आरबीआई की मर्जी चलेगी। यहाँ पे मन मर्जी का मतलब ये हुआ कि सपोज एक क्लाइंट है जो बैंक या एनबीएफसी है, कम्स फॉर रिवर्स रेपो, ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी फॉर आरबीआई टू एंटरटेन हिम। रिजर्व बैंक की मर्जी की बात है, उसको सेवा देगा या नहीं देगा, ये उस पर डिपेंड करता है। क्लाइंट लाइक बैंकर कम्स फॉर एमएसएफ, आरबीआई विल नॉट से नो,
टू हिम, आरबीआई विल हेल्प हिम। तो एमएसएफ वाले विंडो से आएगा कोई भी बैंक तो आरबीआई उसको नो नहीं बोल सकता है, उसको हेल्प करना ही पड़ेगा बैंक को। देन व्हाट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड ये सब हम लोग पिलर 1B1 में पढ़ेंगे। ये पॉलिसी कॉरिडोर या एलएएफ कॉरिडोर या मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर क्या है। तो देखो ये एमएसएफ मान लो ये छत है, ये रेपो मान लो ये बीच का ये है, एंड देन एसडीएफ को मान लो कि ये फ्लोर है। अब ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर है एंड ये इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको पॉलिसी कॉरिडोर बोलेंगे। टोटल विथ जो इन तीनों के बीच का होगा उसको पॉलिसी कॉरिडोर बोलेंगे। तो पॉलिसी कॉरिडोर आल्सो नोन एज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैकल्टी, एलएएफ कॉरिडोर। देन बिफोर 2022 अप्रैल में पॉलिसी कॉरिडोर इक्वल टू होता था टोटल विथ बिटवीन एमएसएफ देन रेपो देन रिवर्स। इन तीनों उपकरणों के बीच की कुल चौड़ाई को बोलते थे पॉलिसी कॉरिडोर। बट आफ्टर 2022 अप्रैल पॉलिसी कॉरिडोर अब हो गया है एमएसएफ, मतलब रेपो रेट में आप 0.5% जोड़ो, फिर बीच में आता है रेपो, देन एसडीएफ, रेपो में से 0.5% घटाओ, टोटल विथ जो होगा वो पॉलिसी कॉरिडोर कहा जाएगा उसे। यहाँ पे बेस पॉइंट के बारे में सर ने बताया कि 100 बेस पॉइंट सिस्टम बीपीएस इक्वल टू 1% ऑफ बीपीएस, तो 0.25% इक्वल टू लाइक 50 बीपीएस इक्वल टू 0.50%। तो एसडीएफ जो है हैज़ रिप्लेस द रिवर्स रेपो रेट एज द फ्लोर ऑफ द पॉलिसी कॉरिडोर। पहले था जो फ्लो एमएसएफ को छत माना जाता था, देन रेपो एंड देन रिवर्स रेपो होता था, बट रिवर्स रेपो को हटा के एसडीएफ कर दिया गया। अब एसडीएफ को फ्लोर माना जाता है, एमएसएफ को छत माना जाता है। बट रिवर्स रेपो वाज नॉट डिसकंटिन्यूड, अभी डिसकंटिन्यूड नहीं हुआ है रिवर्स रेपो, बट रिवर्स रेपो विल रिमेन एज अ पार्ट ऑफ आरबीआई's टूल किट। रिवर्स रेपो विल बी यूज्ड एज पर द मूड या डिस्क्रिप्शन ऑफ द आरबीआई फॉर टाइम टू टाइम। अब अच्छे से हम इस वाले मैप को समझते हैं। तो देखो ये जो लेडी है ये क्लाइंट है, तो आरबीआई गिविंग शॉर्ट टर्म लोन्स, ठीक है, क्लाइंट आई अपना कोलेटरल देने, गिरवी क्या रखा है इसे पूछ रहे। तो देखो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड एसएलआर कोटा वो रेपो रेट होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसएलआर कोटा के बाहर रखा जाएगा वो रेपो रेट कहलाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसएलआर कोटा में पड़ा हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो दिया जाएगा गिरवी रखा जाएगा वो एमएसएफ कहलाएगा। यहाँ पे देखो क्लाइंट डिपॉजिट सरप्लस मनी इन आरबीआई, तो कोलेटरल गिरवी आरबीआई ने क्या गिरवी रखना है, तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेगी गिरवी। रिवर्स रेपो फिक्स्ड है 3.35% वाले में, बिना गिरवी के ही बिना गवर्नमेंट आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी। एसडीएफ वाले में बिना गिरवी के ही वो सरप्लस का पैसा लेगा और उस पर इंटरेस्ट देगा। तो वही है, रेपो रेट जितना होएगा उसका 0.25% एमएसएफ होगा। एमएसएफ एसएलआर कोटा में पड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, रेपो रेट जितना होगा उसका 0.25% माइनस कर दो तो एसडीएफ रेट निकल जाएगा। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन बोलता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2022। दूसरा ऑप्शन है एसडीएफ रेट रिप्लेस्ड फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट एज अ फ्लोर द एलएएफ कॉरिडोर। हाँ तो दोनों ही होगा कि पहले जो क्या बोलते हैं उसको फ्लोर जो था पहले वो रिवर्स रेपो रेट था, लेकिन अब उसको हटा के एसडीएफ को फ्लोर बना दिया गया है। तो बोथ वर द करेक्ट आंसर्स। अब देखो ये सिस्टम लेवल लिक्विडिटी क्या होती है। तो मान लो कि जस्ट इमेजिन कि आरबीआई जो लोन दे रहा है सबको, रेपो लोन ले लो या एमएसएफ लोन ले लो, तो मान लो इमेजिन करो कि ये पानी की मतलब पैसों की टंकी है, ठीक है, और ये भरता है जैसे पानी की टंकी में पानी भरती है उस तरह से। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे कटोरा लेके खड़ा है कि भाई आरबीआई भाई मेरे को तुम 100 करोड़ रुपए लोन में दे दो। तो आरबीआई पाइप से उसको 100 करोड़ रुपए दे रहा है, लेकिन ये भी तो समझो कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सेम टाइम पे जब एक्सिस इससे भीख मांग रहा है सॉरी टू से, और ठीक है एक्सिस इससे भीख मांग रहा है, तो उस टाइम पे बैंक ऑफ बड़ौदा सिमिलरली आरबीआई के पास आके बोल रहा है कि मेरे पास सरप्लस पैसा है तुम ये पैसा रखो। तो सिमिलरली एक तरफ से आरबीआई एक्सिस उससे पैसा मांग रहा है, लेकिन इधर पैसा डिपॉजिट भी हो रहा है। तो डिपॉजिट जो कर रहा है वो रिवर्स रेपो रेट या फिर एसडीएफ के जरिए, और यहाँ पे जो बोरो कर रहा है एक्सिस वो रेपो रेट या एमएसएफ के जरिए। तो देखो मान लो कि ये इधर से जो बैंक ऑफ बड़ौदा पैसा डिपॉजिट कर रहा है रिवर्स रेपो और एसडीएफ के जरिए इस टंकी में, वो एक पूरा भारत देश मान लो इसको, ठीक है, एक तरफ है अपना बॉस आरबीआई। तो पैसा इसके टंकी में आया कितना 20 करोड़ रुपए, पैसा इसके टंकी में से एक्सिस लेके गया कितना 100 करोड़ रुपए, तो +20 -100 तो कितना हुआ। तो ये सिस्टम लिक्विडिटी डिफिसिट को दिखाता है, तरलता में घाटा या तंगी दिखाता है। देखो जनता के पास पैसा नहीं थी तभी तो एक्सिस कटोरी लेके आया, अभी सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, जनता के पास पैसा नहीं थी तभी तो एक्सिस लोन लेने आया आरबीआई से।
तो बिकॉज इफ एक्सिस हैड इनफ डिपॉजिट, अगर एक्सिस के पास इनफ डिपॉजिट होता तो इट डिड नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई। अगर डिपॉजिट में पैसा आ रहा होता तो एक्सिस भीख या लोन मांगने क्यों ही जाता आरबीआई के पास। तो इसका मतलब है कि जनता को पैसे की ज़रूरत थी, इतना डिफिसिट चल रहा था। तो सिमिलरली लेकिन कभी ऐसा होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई खुद ही डिफिसिट क्रिएट करता है। तो कैसे डिफिसिट क्रिएट करेगा, तो एसएलआर या सीआरआर बढ़ा देगा, तो पैसा लॉक हो जाएगा। पैसा लॉक हो जाएगा तो लोन में पैसा नहीं घूमेगा, लोन में पैसा नहीं घूमेगा तो फिर लोग शॉपिंग वगैरह कम करेंगे। तो आरबीआई अब अपने हिसाब से करता है। This is for today. I'm very much tired of revising all study first and I record. My God, there's so much going on. So I have to be patient and yeah, there's no option left. So yeah, thank you for watching. If you're watching, I know